Dubai में you are one of the most successful Indian builder. Why should I invest in Dubai? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इनकम टैक्स। कितना भी पैसा कमाओ पूरा आपका है पैसा। एक्स्ट्रा टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने 2 करोड़ का चीज 3 करोड़ में बेचा और बाद में आपको 1 करोड़ जो प्रॉफिट बनाया उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। मिस्टर रिजवान साजन दुबई के रियल एस्टेट बिलियनर हैं और डैन्यूबे ग्रुप के फाउंडर हैं। उनका सफर मुंबई के छोटे से स्लम एरिया से शुरू हुआ था जो कि आज एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर में बदल चुका है। ओके बट ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? I used to understand the pulse of the customer. हमने क्या देखा, everybody is selling property. उसको कैसे मैं compete करूं? So then I realized that 85 to 90% of the population उनको अपना घर खरीदना है और इनको मैं 1% per month पे घर देना चाहता हूँ। आज की तारीख में when I am talking to you, every year we deliver 4 to 5 projects. Every year? Yes. कौन सी एक ऐसी डार्क रियलिटी आपकी इंडस्ट्री के बारे में? आज दुबई ऊपर है, कल कोई रीजन से मार्केट कैन स्टार्ट फॉलिंग। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मेक दैट बिगेस्ट मिस्टेक दैट व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप दे गेट कैरिड अवे। टॉप 3 मटेरियल्स बताओ जो लोग बेच सकते हैं आपको। इंडिया से जो है हम लोग वो टाइल्स खरीदते, लैमिनेट्स खरीदते, काफी सैनिटरी आइटम्स हम खरीदते। अगर रिजवान भाई को सब जीरो से स्टार्ट करना हो और आपके पास 1 करोड़ रुपए हो दुबई में, 1 करोड़ रुपए से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करो? ये क्या करोगे पता है? ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको बेहतर वैल्यू मिले। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। जब हम सारे दोस्त लोग बात करते हैं दुबई के बारे में, अभी स्पेसिफिकली जो मेरे थोड़े से रिची रिच टाइप फ्रेंड्स हैं, तो एक जोक चलता है हम लोगों के बीच में कि इंडिया में सबसे महंगी जगह दुबई है। नहीं, हम लोग ऐसे बात करते हैं कि अगर अब इंडिया में किसी को भी सब बहुत पैसे कमा लिए जिसने और फिर आके पार्टी करनी है, महंगी लाइफ जीनी है, सिविलाइज लाइफ जीनी है, तो दुबई आके करते हैं। लाइक नाउ वेकेशन होम इन्वेस्टमेंट्स सब दुबई में। हाँ, दुबई का एक परसेप्शन है कि दुबई महंगा है, बट अगर तुम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, कार्पेट टू कार्पेट कंपेयर करो, बिकॉज वी सेल हियर इन कार्पेट, देयर इज नो बिल्ट अप सुपर बिल्ट अप हो गया, तो डेफिनेटली दुबई इज मच चीपर देन इन मेनी सिटीज ऑफ द कंपेयर्ड टू गुड़गांव या चीपर कंपेयर्ड। अब इतना डेप्थ में आज बात करेंगे ना तो लोगों को पता चलेगा, नहीं तो ऐसे दूर से आप लोग ब्लिंगी इतना बना देते हो कि ऐसा लगता है कि दुबई ब्लिंग शो ऐसा है, बहुत ही ब्लिंग ग्लैमरस। मैं नीचे ऑफिस में आया, एक बिल्डिंग का मॉडल, दूसरी बिल्डिंग का मॉडल, तीसरी बिल्डिंग, मैं ये बहुत ज्यादा अलग ही लेवल पे लग रहा है। एंड दैट्स हाउ यू एवरीथिंग यू शो इज लाइक सुपर सुपर सुपर। वो है ऐसा। आज की तारीख में व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, वी हैव 15 प्रोजेक्ट्स ऑन द फ्लो व्हिच इज गेटिंग रेडी। एवरी ईयर वी डिलीवर 4 to 5 प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर। यस। ओके बट ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? आप दुबई में यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन बिल्डर्स। इनफैक्ट forget Indian, you're one of the most successful builders here and that's an inspiration. तो मुझे एकदम beginning से start करना है। मेरे को पता है बहुत बार बात कर चुके हो, आपने मुझे बताया, but let's go back again. तो childhood से बताओ, first कहाँ पे आप पैदा हुए, उधर आसपास कैसा एरिया था, how was your childhood, लोग कैसे थे? Okay, पैदा जब भी मैं हुआ था तभी तो मैं स्लम में था, तो मुझे वो स्टोरी तो याद नहीं, डैडी कभी सुनाते तो याद है कि तो पैदा हुआ था स्लम में। बट पैदा होने के साथ ही वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम इंडिया में होती, माड़ा करके एक एरिया है, वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम देते हैं जहाँ पे सब्सिडाइज्ड आपको घर मिलता है और लॉटरी में से समझो ना कि मिलियन में से 10 आदमी को मिलता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो लकीली एज सून एज आई वाज बोर्न, तो डैड गॉट ए लॉटरी दैट यू आर बीन एलिजिबल टू गेट दिस हाउस। तो हाउस मतलब एक चॉल सिस्टम था। तो immediately within 6 months or 1 year after I was born, we shifted to a chawl. तो पापा करते क्या थे? मम्मी क्या करती थी? Papa was working for Nathani Steel Private Limited. अच्छा। He worked there for almost 25 years from the time he came to Mumbai, and until he was alive, he was working with there. फिर मुंबई आके फिर वो हम लोग चौल में चले गए एंड चौल वाज ए वेरी गुड बिकॉज चौल के अंदर खुद का अपना बाथरूम था, वहाँ बाथरूम भी नहीं था, ये खुद की अपार्टमेंट, अपना खुद का प्राइवेट बाथरूम है, एक 1 रूम किचन, मतलब एक ही रूम के अंदर मैं, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, हम लोग तीनों सोते थे उसी के अंदर। कोई आसपास ऐसा नहीं था वहाँ पे
कभी बचपन में ऐसा देखा कि कोई बहुत बड़े सपने देख रहा है और टर्न अराउंड कर रहा है अपनी लाइफ? Luckily, Dad, he put me to the convent school. Fatima High School is the name of the school which I studied. I still go there sometime. And that school is a convent school जहाँ पे सब अमीरों के बच्चे आते थे. अच्छा. And I think I was the poorest one in that school. So it was a very, very difficult situation for me because pocket money बहुत छोटी मिलती थी हमको. कितनी pocket money मिलती थी? 15 रुपये. 15 रुपये दिन की, हफ्ते की, महीने की? महीने की. ओके. महीने की 15 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी. तो कैंटीन में जब भी हम जाते थे तो कैंटीन के अंदर कोई समोसा खाने के लिए या कोई तो 4 आना 8 आने का जो भी थोड़े दिन में खत्म हो जाता था. बस का फीस बचाने के लिए हम लोग चल के जाते थे, मैं और मेरी सिस्टर, कि चलो बचा के थोड़ा पैसा बचेंगे, वहाँ पे कैंटीन में यूज होगा. तो वहाँ सारे जब रईस बच्चे होते थे तो कभी ऐसी फीलिंग आई कि मैं थोड़ा इन्फीरियर हूँ इनसे? बिल्कुल, हमेशा से फील होता था ऐसा. बिकॉज मेरे पैसे एक हफ्ते में खत्म हो जाता था जो हम पॉकेट मनी दिए. उसके बाद कैंटीन में जाओ तो मेरे दोस्त लोग समोसा खा रहे हैं, कितनी बार उसको पूछो कि यार मेरे लिए भी समोसा दे दो. तो ये तो हमेशा का था. बट ऐसे फिर जेलअप कैसे हुए लोगों से? क्योंकि यूजुअली सबकी प्रॉब्लम होती है ना. हाँ, तो फिर वो डैडी को बोला कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दो. तो डैडी बोला मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं, आता था नहीं, स्कूल फीस देना 15 रुपया. उसने पता बैलेंस शीट बता दिया अपना. तो फिर मैंने छोटा सा पैसा लिया डैडी के पास से, 500 रुपया उधार लिया उनके पास से. मैंने कहा मुझे प्लीज दे दो, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठ के कम से कम एक समोसा चाय तो पी सकता हूँ कैंटीन के अंदर, और कुछ नहीं. तो फिर वो 500 रुपये से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया. क्या बिजनेस स्टार्ट किया? होलसेल मार्केट में गया, मस्जिद बंदर में, वहां से बुक्स उठाए, स्टेशनरी बुक्स होते हैं ना. तो वो स्कूल बुक्स लाके सारे दोस्तों को बोला भाई तुम स्टेशनरी शॉप से 2 बुक्स ले रहे हो, मेरे से आप बुक्स लो प्लीज, आई विल गिव यू सेम प्राइस. तो वो घर पे डिलीवर करके दूंगा तुमको. तो उसमें मुझे 10% 15% मार्जिन मिल जाता था फ्रॉम द होलसेल प्राइस टू द रिटेल प्राइस. तो उस करते करते आई यूज्ड टू मेक 75 to 100 रुपीज पॉकेट मनी एवरी मंथ. वो स्कूल के स्टेशनरी के टाइम पे. उसके बाद और वापस नेक्स्ट मंथ चाहिए तो फिर रक्षाबंधन आ जाता था. तो रक्षा राखी बेचता था. उसके बाद फिर दिवाली आती थी, दिवाली के अंदर पटाखे बेचता था, वही बाकड़ा लगा के. तेरा छोटा सा एक बाकड़ा लगाया होलसेल मार्केट से लाया, उधर ही बिल्डिंग वाले को सबको एरिया के अंदर उनको देता. मेरा मेन मकसद क्या होता था कि मुझे कमाना है 75 रुपये 100 रुपया जो मैं कैंटीन में खर्च सकूं, और इंस्टेड ऑफ लोगों से मांगने के किसी को चाय पिलाना है तो ये भाई मेरी तरफ से चाय पी तू. और कितने साल के थे वैसे उस टाइम पे? 12 साल. 12 साल. तो 12 साल में ये आइडिया कैसे आया कि मैं होलसेल मार्केट में मजबूरी थी, आइडिया नहीं आया कि मेरे पास मजबूरी थी, मुझे पैसा कमाना था. और प्रॉब्ली वो इनबॉर्न क्वालिटी थी. आई वुड ऑलवेज से बिजनेस करने के लिए सब कुछ होना चाहिए, इनबॉर्न क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसे पैसा बनाओ. तो मैं चलो चलते हैं. एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या किया? तो ये तो चलता रहा. 100 रुपए के लिए 100-150 रुपए के लिए काम करता रहा. फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि कुछ भी नहीं था सीजन, ना फटाके का सीजन, ना रक्षाबंधन, ना कुछ भी. तो अभी पैसा तो चाहिए, तो दूध बेचा. अच्छा चल रहा था वहां पे, 150 रुपया सैलरी के लिए काम कर रहा था वहां पे. और पहले महीने तो पूरा पैसा मिला. 27th of सितंबर मुझे याद है, उस दिन एक डिलीवरी करने गया मैं दूध. वहां पे एक हमेशा से एक मोटी सी औरत आके दूध लेती थी मेरे पास से, और मुझे हिसाब मिल जाता था कि इसने 2 लीटर लिया या 1 लीटर लिया. अभी उस दिन मोटी सी लड़की नहीं आई. एक मेरी जो फ्रेंड जिसको मैं डेट करता था, मतलब कॉलेज में, आई वाज ऑलमोस्ट 15 years old, तो जिसके साथ में चाय में घूमने जाते थे हम लोग, फिरने जाते थे, तो वो गर्लफ्रेंड टाइप बोल सकते हो उसको. तो पहला क्रश. तो उसने दरवाजा खोला और उसने मुझे देखा, और शी वाज शॉक्ड ऑफ कोर्स, एंड आई वाज शॉक्ड के यू. तो मैंने कहा, मुंह लटक गया. मैंने कहा मैं आई डिडंट न्यू के यू आर स्टेइंग इन दिस अपार्टमेंट, आई एम सॉरी. तो उसने दूध लिया और दरवाजा ढम करके बैंग कर दिया मुंह पे. शॉक्ड कंप्लीटली, बिकॉज मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. अभी ये तो मुझे शक्ल भी नहीं देखी कि मेरी, विच वाज द फैक्ट. तो दूध वाले भैया के साथ कौन डेट करेगा. और ये बॉदर नहीं किया कि गर्लफ्रेंड चली गई, कोई भी काम छोटा है या बड़ा है, ये सब चीजें कभी बॉदर करी? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली गर्लफ्रेंड चली गई तो थोड़ा सा बॉदर तो हुआ, बट ठीक है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ. दूसरी आ जाएगी, पैसे होंगे तो. अच्छा. ये 14 साल में ही सोच लिया था. ऐसा होता है. पैसे होएगा तो फिर चाय पिलाने किसी को लेके जा सकते हो.
पर उसके बाद तो अब ये 14-15 हो गए, राइट? एंड देन 16 में आई थिंक यू लॉस्ट योर फादर। करेक्ट। तो क्या हुआ था उधर? तो वो पहले तो सिर्फ 100 रुपए की प्रॉब्लम था कि 100-150 रुपया कमाना है। 16.5 years में डैडी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो डैडी उसमें गुजर गया। तो पूरा सोल्यूशन अभी पता नहीं क्या करना, बिकॉज पूरा घर की जिम्मेदारी हमारे पे आ गई। यू नो, फादर की डेथ होना इज एटलीस्ट एज फॉर अ सन, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे बात करी है, या आई अंडरस्टूड समथिंग, बहुत स्कैरी मोमेंट है, राइट? और उस टाइम में बहुत चीज़ें टफ हो जाती है। सबसे टफ क्या था आपके लिए उस पॉइंट पे? यू नो, फादर की जब डेथ हुई थी ना, ये बात मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बोला है। डैडी वॉज वेरी डिसिप्लिन पर्सन के ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, एंड दैट वाज हिज लाइफ, ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। तो नॉट डैडी नॉट कमिंग टू द हाउस इज नॉट हर्ड ऑफ लाइक। तो पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ कंप्लेन लिखाई, एक दिन तक कुछ पता नहीं चला। फिर वहाँ से एक फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से कि कैन यू प्लीज कम एंड आइडेंटिफाई इफ दिस द पर्सन इज योर डैड। तो पूरे एकदम यू नो दैट टाइम इट वाज लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई? इसे यहाँ पे जहाँ से तुम्हारे डैडी आते हैं और उस स्टेशन के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई है, एंड वी वांट यू टू सी इफ योर डैड इज इन दैट। सो एट द एज ऑफ 16.5 I was taken into morgue. You can imagine the situation I went through. फादर के डेथ के बाद क्या लोगों का एटीट्यूड चेंज होता है आपकी तरफ? बहुत बड़ा एटीट्यूड चेंज हो गया था मुझे, मतलब कि क्या डिफरेंस देखा आपने कि जब फादर होते हैं कि यू नो यू डिपेंड ऑन योर रिलेटिव्स टू हेल्प यू। कि जब भी आपको तकलीफ नहीं आएंगे तो सबसे पहले यू लुक ऑन योर रिलेटिव्स के कौन हेल्प करेगा, एंड यू विल बी सरप्राइज कि कोई हेल्प नहीं करता है उस टाइम पे। एंड मेरे साथ ऐसा हुआ, सब ने आंखें फेर ली कि रिजवान यस वी आर विथ यू, एंड कोई ज़रूरत पड़े तो बताना, बस इतना सा खाली एक हौसला दिया था। बट किसी ने आके ये नहीं बोला कि बेटा तेरे घर पे राशन नहीं है तो मैं राशन तुझे डाल के दूँ। तो आप गए किसी से मांगने, बोला कि राशन दो? हाँ, एक अंकल के पास गया था। क्या हुआ फिर? तो उसने आधा महीने का राशन दे दिया, तो बोले बेटा इतना ही संभाल, बाकी तू तेरा कर ले। किसी ने हेल्प नहीं करी? हेल्प नहीं किया किसी ने। एंड जब फादर होते हैं तब सब हेल्प करने की? फादर होते तो डेफिनेटली, पैसे तुम्हारे पास होते तो सब तुम्हारे साथ होते, नहीं होते तो डेफिनेटली, ये दुनिया ऐसी है मेरे भाई। दिस इज द वे द होल लाइफ इज, व्हेन यू वांट people to help you at that particular time. And then we were not that rich people also or something, you know, कि we had that sort of a thing कि मुझे कोई हेल्प करने के लिए आएगा और कितना दिन हेल्प करेगा। वो भी सोचता है कि मैं उसको हेल्प करूँगा तो एवरी मंथ तो राशन नहीं दूंगा उसको। तो वो अच्छा मुझे सबक सीखने मिला, बिकॉज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हेल्प मी टू गेट मोर स्ट्रॉन्गर कि यार मुझे कोई हेल्प नहीं करना है, जो भी करना है मुझे ही करना है, एंड आई हैव टू मेक इट हैपन। Is that a void? Do you help your relatives today? I try my best, not only my relatives, but across whoever comes to me, I go out of the way to help majority of the people. क्योंकि ऐसा इंसिडेंट होता है तो यूजुअली लोग यहाँ तो दो वे में जा सकते हैं। जैसे एक है कि मैं बहुत हेल्प करूँगा क्योंकि मेरे को किसी ने हेल्प नहीं करी, और दूसरा है कि मुझे किसी ने नहीं करी तो मैं किसी की भी नहीं करूँ। नहीं, उल्टा मुझे लगा कि नहीं, मुझे हेल्प नहीं मिला तो काफ़ी लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है उतनी मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को मैं हेल्प करूं, और करते रहता हूं मैं जहाँ पे भी मौका मिलेगा। आई डोंट से कि आई फुलफिल ऑल देयर डिमांड्स, बट मोस्टली एजुकेशनल डिमांड्स होती हैं जहाँ पे किसी को पढ़ाई करनी है तो आउट ऑफ द वे जाके सिखाता हूँ उसको। तो जिस कंपनी में डैडी काम करते थे उन्होंने मुझे बुलाया, वो अंकल ने मुझे बुलाया कि तू क्या करेगा बेटा, बिकॉज 25 साल वहाँ पे दिया। तो मुझे बोला मुझे भी पता ही नहीं अंकल। तो उन्होंने मुझे जॉब दी थी, छोटी सी जॉब दी, जिसमें पहली सैलरी मुझे 1500 रुपये दिया, 1500 रुपये दिया। एंड देन आई रोट टू माई अंकल इन कुवैत कि मुझे एक जॉब दे दो। जॉब दिया अंकल ने, तो मैं कमा रहा था वहाँ पे 6000 रुपया, अंकल ने दिया 18,000 रुपये की जॉब, तो मेरी तो लॉटरी निकल गई। इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट में मैं वहाँ पहुँच गया। तो कुवैत के अंदर सैलरी प्लस कमीशन थी, 18,000 रुपया प्लस कमीशन थी। तो उस जमाने में कमीशन, आई वुड से दैट आई एम अ वेरी गुड सेल्स पर्सन एंड आई कैन सेल अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, किसी को भी बेच सकता हूँ मैं। तो 12 साल से बेच रहे हो ना सर? इतने साल से बेच रहे हो। तो कमीशन मेरा जो था वो 1.5 से 2 लाख रुपए बनता था मेरा। तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए कमीशन उस टाइम 40 साल पहले। इंटरेस्टिंग। क्या करते थे वो ऐसे कुवैत में? बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे। और आपका मेन जॉब क्या होता था?
मेरा सेल्समैन, सेल्स पर्सन। क्या बेचना होता था? बिल्डिंग का बिल्डिंग मटेरियल, मतलब प्लाईवुड है, टिम्बर है, स्टील है। अच्छा। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कस्टमर जो था वो बॉस मुझे बोलते थे कि ये इसको क्रैक करके आ, ये नहीं क्रैक हो रहा है। तो कैसे बेचते थे? इतने डिफिकल्ट कस्टमर्स आते होंगे और इतना मार्केट, उधर मार्केट खाली था वैसे कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज? नहीं, वहाँ पे मार्केट पूरा था, कंपटीशन था। हाँ, तो इतने कंपटीशन में प्लाई तो बेच रहे हो, कमोडिटी, ऐसा तो नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा बेच रहे हो। हाँ, बस वो कस्टमर से रिलेशन बनाना, माल बेचना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज माल बेचने के लिए क्या, यू हैव टू मेक दैट रिलेशन विद द कस्टमर, एंड इफ यू आर एबल टू मेक दैट एंड बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स, जिंदगी भर आप बेच पाओगे उसको। तो अब कुवैत पहुंच गए, कुवैत में बढ़िया सेल्समैन बन गए, 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी कमीशन बनी, तो बढ़िया पैसे कमा रहे थे उस जमाने के लिए। तो जो 6,000 से 1.5 लाख रुपए पहुंच गए, तो यू मस्ट बी फीलिंग लाइक किंग एट दैट टाइम। किंग मतलब ऐसा किंग था कि पूछो नहीं, लाइफस्टाइल एकदम बदल गई थी। क्या बदला? उस जमाने के अंदर पजेरो चला रहा था मैं। उस जमाने के अंदर घर लिया था, स्विमिंग पूल वाला घर, मतलब कंपाउंड के अंदर स्विमिंग पूल, और मेड घर के अंदर रखी हुई, कुवैत के अंदर। तो बॉस ने मुझे फोन किया सुबह में 6 बजे में, इसे रिजवान गेट अप, कुवैत हैज बीन इन्वेडेड। तो मैंने कहा इन्वेडेड? ऐसे अंकल क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कुवैत हैज बीन इन्वेडेड। मुझे इन्वेड का मतलब मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था। मतलब कि कुवैत हैज बीन टेकन अवे बाय इराक। मैं बोला ऐसा कैसा कोई कंट्री ले सकता है यार? ये मजाक है क्या? तो बोलते जस्ट गेट अप एंड लुक आउटसाइड योर विंडो एंड यू विल सी व्हाट्स हैपनिंग। तो विंडो खोला तो ऑल द वॉर टैंक्स चल रहे हैं वहाँ पे, सोल्जर्स लोग घूम रहे हैं, और पूरा कंट्री को उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उस वक्त जैसे आपने एयरलिफ्ट मूवी के अंदर देखा, उसी सिचुएशन पे हम लोग थे, घर के अंदर छुपे हुए। अभी 15 दिन 20 दिन तो मैं छुप के बैठा रहा कि अभी निकलना नहीं है। पूरा कम्युनिकेशन बंद हो गया। फिर हमने सोचा कि यार पैसा भी कुछ कमावे, मैसेज भेजने के लिए वी हैव टू गो टू बसरा। तो फिर हमने क्या किया कि गाड़ी लेके हिम्मत करके बसरा, कुवैत से बसरा गया। बसरा मीन्स 2 घंटे की ड्राइव, कुवैत से 2 घंटे की ड्राइव पे गो टू बसरा इज इन इराक। वहाँ पे एक टेलीग्राम बेच के आ गया। इंडियन एम्बेसी बसरा में दी गया? इंडियन एम्बेसी में नहीं गया। इंडियन एम्बेसी को पूछा कि क्या, हाउ डू आई सेंड द टेलीग्राम? तो दे गाइडेड मी गो टू बसरा एंड सेंड द टेलीग्राम। और वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बसरा तक जाने में? बसरा जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, रास्ते में बहुत टैंक बैंक थे, सब कुछ थे, लेकिन वो रिस्क था। लेकिन मैसेज पहुंचाना था मम्मी को कि मैं सेफ हूँ, मम्मी टेंशन मत लो। तो बसरा जाके टेलीग्राम बेच के आ गया। तो आते आते एक दिमाग में आइडिया आ गया कि बिजनेस करते हैं हम लोग वॉर जोन में, वॉर जोन के अंदर। तो क्या बिजनेस करेंगे? एक तो हेल्प भी करेंगे पब्लिक को, बिकॉज सबको मैसेज भेजना है, सेवा भी करेंगे और पैसा भी कमाएंगे। तो सेवा ऐसा करेंगे कि 5 दिनार एक टेलीग्राम में लूंगा आपके पास से, और आपका टेलीग्राम मैसेज में भेज के आपको रिसीट दे दूंगा। ओके, इतना वर्ड्स आप डाल सकते हो। तो हमने एक बाकड़ा लगाया। हमेशा मैं बोलता हूँ कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो बाकड़ा लगा लो, बाकड़ा लगा लो। तो बाकड़ा एम्बेसी में लगाया एंड उनको पूछा देखो इस तरह से हम हेल्प करना चाह रहे, तो प्लीज अलाउ अस टू पुट दिस बेंच जिसके अंदर हम बैठेंगे टेबल के पीछे, जिसको टेलीग्राम कैन बी सेंड टू योर हाउस, 5 दिनार्स ओनली, मिनिमम 100 वर्ड्स एंड यू कैन सेंड व्हाट यू वांट टू सेंड। तो लिखना चालू किया हमने, हमारे दोस्तों ने कि ये टेलीग्राम, 100 टेलीग्राम कलेक्ट किया, बसरा में गए। द डिफरेंस वॉज 5 दिनार कुवैत में करेक्ट कर रहे थे, और वहाँ पे एक टेलीग्राम का कॉस्ट था इन इराक वॉज ओनली 5 इराकी दिनार्स, एंड द डिफरेंस वॉज 1:10। सो 5 कुवैती दिनार कमा रहे थे और इराकी दिनार में हम टेलीग्राम का पैसा दे रहे थे और रिसीट लाके कस्टमर को दे रहे थे। 10 गुना प्रॉफिट था। फिर इसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर एक दोस्त को लिखा कि दुबई आना है मेरे को। क्यों? बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे मैं पजेरो में घुमा हुआ बड़ा सेल्समैन बिल्डिंग मटेरियल का घूम रहा हूँ, रास्ते के अंदर वो सीट किट बेच रहा हूँ, ठीक है पैसे बन रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट नॉट आई वांटेड टू डू। आई वांटेड like when you have tasted something, you're selling steel and wood and talking to different merchants and selling them, और ये जाके पानी पूरी दुकान में बेच रहा हूँ कि यार मेरे से सीट किट ले लो। तो उसको लिखा था कि जॉब दे दो मुझे। उन्होंने जॉब बोला कि रिजवान मैं तुमको जॉब दूंगा और 3,000 रुपये की सैलरी, 3,000 दिरहम में सैलरी में बुलाऊंगा, मतलब 36,000 रुपये उस वक्त। तो मैंने कहा प्लीज बुला लो, एंड कुछ बेचूंगा तो उसके ऊपर 25% कमीशन देगा। तो ये 2.5 लाख रुपए छोड़ के 36,000 की नौकरी करने चले गए? कुछ बेचेगा तो 25% कमीशन मिलेगा। ओके। बेचना आता था मुझे, यहाँ से उसका हार्डवेयर का काम था,
तो वही बैग लेके हार्डवेयर मार्केट के अंदर, आज भी मेरे हार्डवेयर मार्केट के अंदर हर एक दोस्त यहाँ पे जिसको मैं माल बेचता था मुझे सब जानते कि ये आदमी हार्डवेयर के दुकान एक बैग लेकर आता था, वो बोलता था ये ले लो, ये ताला ले लो, ये क्या बोलते हैं उसको, नल ले लो। तो ये सब चीजें बेच के सेल्समैनशिप की तरह बेचता था और इसको अच्छा खासा बिजनेस करके दे दिया मैंने। सो बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे दुबई में ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट करी, तो बेचते कैसे थे, कस्टमर्स कैसे ढूंढते थे? उसी तरह से जैसे परसिस्टेंटली फॉलो अप करके। बट कहाँ, मतलब किसी को अगर सेटअप करना हो बिजनेस, आई एम आस्किंग, क्योंकि ना मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे यंग लोग हैं इंडिया में, दुबई में, अराउंड द वर्ल्ड, अमेरिका में, सब जॉब कर रहे हैं और अभी वो उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, वहाँ पे अब यार जॉब कर लिया, बिजनेस स्टार्ट करना है। Okay. So I'll tell you how I came into the building material business. ब्रोकरेज हमने देखा कि अच्छा चल रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आई कि एक किसी को वुड बेचा हमने, मिस्टर फारूक, पेट्रा ट्रेडिंग, जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा, उसकी वजह से मैं आज जो भी हूँ। उसको हमने वुड बेचा कुछ $200,000 का, और वो बीच वुड जिसका नाम है वो पोर्ट में आ गया। तो फिर उसके बाद फंगस था उसके अंदर। तो मुझे वो मिस्टर फारूक ने फोन किया पोर्ट से, हमार ताल ही नहीं, मतलब हमार का मतलब डोंकी कम यार। ओके, तो मैं बोला मुझे क्यों बुला रहा है भाई, तो क्या ऐसा, तो क्या हो गया? बोलता है यू टोल्ड मी दिस कंपनी गुड एंड द वुड इज गुड एंड यू आर लायर एंड दिस। तो मैं भाग के गया पोर्ट में, तो मैंने देखा पोर्ट में उसका वुड आया था उसका। तो मैं बोला मिस्टर फारूक, दिस वुड इज गुड ओनली बिकॉज ऑफ द फंगस, देयर इज बिकॉज द मॉइस्चर द फंगस हैज कम इन द वुड। एंड उसको मैंने साफ करके दिखाया कि देख, इफ यू रिमूव दिस बाय द ब्रश द फंगस, द वुड इज वेरी गुड। तो वो मानने को रेडी नहीं है। 50% पे माना हूं। बाहर आए हम लोग, मैं और मेरा सप्लायर, मैंने कहा देख ये जुल्म कर रहा है अपने पे, माल अपना खराब नहीं, तुमको भी पता है मुझे भी पता है, ये बस खाली एडवांटेज ले रहा है सिचुएशन का। तो बोले क्या सोल्यूशन है अपने पास? इस सप्लायर को भी जानता था मैं, काफी टाइम से कोविड में माल बेचता था उसका। बोला सोल्यूशन एक ही है, ये मटेरियल तू मुझे कंसाइनमेंट पे दे दे। कंसाइनमेंट मतलब आप मुझे दोगे फ्री में, मैं बेच के तुमको वापस पैसे दे दूंगा। $2 लाख का माल। रिजवान साजन ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन वो एबिलिटी टू कन्विंस द सप्लायर कि देख भाई तेरे पास एक ऑप्शन है, या तो $1 लाख ले ले और तू निकल, या तो $2 लाख का दे, मुझे सिर्फ 10% डिस्काउंट चाहिए मुझे, मतलब तुझे मैं $1,80,000 वापस करूंगा। तो सप्लायर को समहाउ लगा कि नहीं यार ये रिजवान कहाँ भाग के जाएगा मेरा पैसा लेके। उसने मुझे मटेरियल वो कंसाइनमेंट पे दे दिया। कंसाइनमेंट मैंने लिया, एक दोस्त को वेयर हाउस को फ़ोन किया कि भैया देख ये कंसाइनमेंट तेरे वेयर हाउस में मुझे 15 दिन रखने दे, मैं थोड़ा सा इसको साफ सफाई करूंगा। उसने बेचारे ने फ्री में मुझे वेयर हाउस यूज़ करने दिया। शारजा के अंदर वेयर हाउस था। 4-5 पठान को बुलाया, पूरे बंडल्स को खोला, बंडल पूरा साफ सफाई किया ब्रश से, फिर वापस उसको पैक किया एकदम नया दुल्हन की तरह, और फिर मार्केट के अंदर लेके गया कि देखो मेरे पास रेडी माल पड़ा हुआ है, ये बीचवुड और ये उसकी क्वालिटी है, ये पिक्चर है। तो वो $2,20,000 में मैंने बेचा। नाइस। मेरा खर्चा जो मैक्सिमम $5,000 आया था, मुझे डिस्काउंट मिला कस्टमर के, सप्लायर के पास से 2 लाख वाला $1,80,000 के अंदर। मतलब मेरा कॉस्ट पड़ा $185,000, जो मैंने $2,20,000 में बेचा। तो मुझे प्रॉफिट हुआ $35,000 ऑन दैट वन कंसाइनमेंट। नाइस। मैंने कहा यार ये तो लॉटरी है, मतलब ब्रोकरेज तो ठीक है, 1-2% का काम है, ये बड़ा माल है, बड़ा मार्जिन वाला काम है। ट्रेडर बन जाओ, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मेरे पास नहीं है। एक तो लॉटरी लग गई, चलो ये तो बाय फ्लूक हो गया। फिर मैंने सारे सप्लायर को मैंने लिखा, देखो अगर आपको भरोसा है तो प्लीज मुझे $25,000 $50,000 का माल आप कंसाइनमेंट पे दो, मैं बेच के आपको दूंगा माल। तो बेचारों ने सपोर्ट किया मुझे, एक रिलेशन की वजह से 10 साल में कुवैत में काम करता था उनके साथ, तो उस तरह से मैं ट्रेडर बना। नॉट मिसगाइडिंग देम। एक होता है कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिसको बिजनेस करना है ना, उसको ओवरनाइट सक्सेस पाना है, एंड दैट इज वेयर दे फेल। मतलब ओवरनाइट पैसे बनाना है, किसी भी तरह से पैसे बनाना है, बट जो बंदा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से पैसा बनाएगा विदाउट मिसगाइडिंग द बायर और विदाउट मिसगाइडिंग द सप्लायर, लॉन्ग वे सोच के काम करेगा ना, वो जिंदगी में कभी उसका नुकसान नहीं होगा।
पर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज कॉस्ट का नहीं होता कि परचेज करते टाइम आपको सस्ता खरीदना होता है? परचेज राइट टाइम पे, सी व्हेन यू आर इन द मार्केट यू नो कि ये प्राइस है इसकी, हाँ, और ये प्राइस पे आपको खरीदना है और ये प्राइस में आप बेच पाओगे। तो सप्लायर आपको सस्ते में क्यों देंगे? क्योंकि आप तो नए हो, पैसे भी एडवांस में नहीं दे रहे हो। मार्केट प्राइस पे देंगे, बिकॉज उसका मैं अच्छा। बाकी माल भी बेच रहा था। Okay. सप्लायर हु वाज गिविंग टू मी दिस $25,000 $50,000, उसका मैं बाकी कस्टमर को भी उसका माल बेचता था। तो मुझे एक सपोर्ट करने के लिए मेरे लिए एक छोटा सा कंसाइनमेंट वो अलग से कंसाइनमेंट में देता था, नाइस, जिसका मैं माल बेच के उसको वापस करता था। और ट्रेडिंग करते करते फिर बैंकों में गया, बैंक में बोला देखो भाई मुझे थोड़ी सी फैसिलिटी देखो, इस तरह से सप्लायर भी मेरे पे ट्रस्ट कर रही है, थोड़ा सा आप भी लोन दे दो। तो $5 लाख का मुझे एक हबीब बैंक एजी ने लोन दिया था। डू यू थिंक आगे बढ़ने के लिए हर किसी को लोन लेना बहुत जरूरी है? आई थिंक अगर आगे बढ़ना है ना तो लोन लेना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज तुम अपने खुद के पैसे से एक मिनिमम बिजनेस कर सकते हो, बट अगर एक्सपांड करना है तो बैंक का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया में स्पेसिफिकली, जब छोटे बिजनेसमैन से बात करो, आपने भी ये सुना होगा, वो काफी लोन से, क्रेडिट से दूर रहते हैं। उनको डर लगता है कि ये लेना नहीं है, तो आप बढ़ नहीं पाओगे, आगे नहीं सुना है कभी ऐसा कि नहीं? ऑफ कोर्स सुनना है मैंने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव नहीं लोन नहीं, इतना में धंधा करना है मुझे, बस वो मैंने 5 मिलियन दिरहम का धंधा करना है, अपने पैसे उसी के अंदर धंधा करना है। लेकिन 5 का अगर आपको 25 करना है तो कैपिटल तो चाहिए ना मेरे भाई, तो लोन नहीं लोगे तो कहाँ से होगा? बट लोग बोलते हैं ना, मुझे चैन की नींद सोनी, मुझे नहीं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, होंगे बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो उसका ग्रोथ भी उसी तरह से होएगा। हाँ, कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही चाहिए आपको। कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लोगे तो आप कहीं नहीं आगे जाते। नहीं, पर हमेशा लोन लेने के पहले या कोई भी बड़ा काम करने से पहले आप हमेशा देख लो कि आपका नुकसान कितना होगा, क्या आप झेल पाओगे कि नहीं। बिल्कुल, ये मैं नहीं मानता कि आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो। नहीं, बिल्कुल, मतलब वॉर जोन में जाके टेलीग्राम भेजना बिल्कुल कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है। वो तो बचपना था। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो, क्योंकि भी रशिया, यूक्रेन या कहीं भी जैसे वॉर जोन्स चल रहे हैं, कभी अपॉर्चुनिटी मिले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, खरीदोगे? अगर 50-60% में सस्ते मिले तो नहीं करोगे? अब जरूरत नहीं है, अभी सेट बन गया हूँ मैं। अच्छा। अभी रिस्क नहीं लूंगा, अभी काम करूंगा, बस नॉर्मल काम जो करना है करूंगा। तो फिर वहां से आप ट्रेडर बने। हाँ, ट्रेडर बनने के बाद इसमें कैसे आए, रियल एस्टेट में कैसे आ गए? तो बिल्डिंग मटेरियल का काम किए। बिल्डिंग मटेरियल का काम भी आज ऊपर वाले की दुआ से डैन्यूब इज द नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल कंपनी इन द होल ऑफ मिडिल ईस्ट। रियली? सो आज भी चलता है काम? हम बहुत बड़ा काम है, मतलब आज जो बंदे ने स्टार्ट किया था विथ एब्सोल्युटली जीरो मनी, कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर से बिल्डिंग मटेरियल का काम किया। टुडे वी आर द बिगेस्ट बिल्डिंग मटेरियल कंपनी नॉट इन दुबई और यूएई, होल ऑफ मिडिल ईस्ट। वाओ, टच वुड, गॉड हैज बीन काइंड। वाओ। तो वो एक अगर फैक्टर पे कंट्रीब्यूट करना हो आपको कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल में नंबर 1 यूएई में या मिडिल ईस्ट में इसलिए बनाओ, किस फैक्टर से बनाओ? कौन सा ऐसा फैक्टर हो? रिस्क आई गेट इट। कोई मुझे ठोस बात बताओ, कोई एजेंसी ने बहुत हेल्प किया, किसी सप्लायर ने, किसी बायर ने बहुत हेल्प किया कि? तो कोई बिजनेस भी जो करता हूँ ना मैं, बिल्डिंग मटेरियल जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर को चाहिए क्या। और एवरीडे का मेरा हिसाब होता था कि मैं सुबह में ऑफिस में बैठता था, आदिल को छोड़ता था स्कूल में 8 बजे, 8 से 1 बजे तक खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करने के बाद 3 बजे निकल जाता था वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस के अंदर जाके मैं पूछता था आज कस्टमर ने क्या मांगा, आज क्या नहीं, क्या डिमांड है, क्या नहीं। कस्टमर को पूरा समझता था, और एक इंक्वायरी जो 4-5 बार आ गई वो अपने पास नहीं है, वो आइटम अपने पास नेक्स्ट बार होना चाहिए। तो कस्टमर की नीड को फुलफिल करते गया। और मैंने देखा कि यहाँ पे लोग सिर्फ बेसिक बिल्डिंग मटेरियल बेच रहे हैं। बेसिक बिल्डिंग मटेरियल मतलब एक प्लाईवुड बेच रहा है और एक टिम्बर बेच रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ आइटम्स इन बिल्डिंग मटेरियल इन अ पर्टिकुलर वन शॉप कोई नहीं बेच रहा है। मतलब कोई हार्डवेयर बेच रहा है, कोई सैनिटरी बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, बट अलग अलग सेगमेंट से वो बेच रहे हैं। So I said, if I am able to create one store which has everything under one roof, people will buy from me. So gradually we created one store where you get plywood, timber, steel, sanitary, hardware, जो आप बिल्डिंग मटेरियल में मांगोगे वो आपको डेन्यूब के पास मिलेगा। वो एक स्टोर किया। फिर वो स्टोर करने के बाद हमने सोचा कि अभी ये स्टोर को आगे कैसा लेके जावे। तो हर एक आदमी दुबई में नहीं आएगा, अबू धाबी वाला नहीं आएगा, शारजा वाला नहीं आएगा, तो अबू धाबी में दुकान खोल दी, शारजा में खोल दी, फुजेरा खोल दी, सेम मॉडल के ऊपर।
एंड दैट्स हाउ वी देन उसके बाद फिर ओमान चले गए, बहरीन चले गए, सऊदी चले गए, कुवैत चले गए, कतर, हर एक जगह पे दुकान खोल दी। और टुडे आज कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल खरीदना है किसी को तो डेन्यूब है ना। पर सबसे बड़ा सप्लायर कौन है अभी आपका? बहुत सारे सप्लायर है बिकॉज हर एक प्रोडक्ट के अंदर वी हैव मेनी सप्लायर्स। स्टिल को एक दो तो होते हैं जो सबसे बहुत सी, टिम्बर के अंदर कोई अलग है, प्लाईवुड के अंदर अलग है, सैनिटरी के अंदर अलग है, बहुत सारे सप्लायर्स है। किसी को बेचना हो आपको माल, क्योंकि आप इतने बड़े बायर हो और इतना आपके कनेक्शंस है, तो किसी की रातों रात लाइफ बन जाएगी सप्लायर की अगर आपसे कनेक्शन हो गया और उसने आपको सही प्राइस पे दे दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्राइस है, क्वालिटी है, ब्रांड है, कोई नया टाइप का मटेरियल है, क्या है जो आप ढूंढ रहे हो? वो अगर मैं सप्लायर हूँ और डेन्यूब को माल बेचना है ना, तो फर्स्ट डील के अंदर मैं प्राइस नहीं सोचूंगा, जो सप्लायर जो डेन्यूब ने मांगा मैं दे दूंगा। पर आप इतना मांगोगे कि वो बेचारा नहीं, इतना भी नहीं मांगूंगा ना, इतना थोड़ा मांगूंगा मतलब मेरा प्रॉफिट नहीं गिनूंगा मैं। मेरा प्रॉफिट अगर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेचना पड़ेगा तो मैं वो डेन्यूब को बेच दूंगा एक रिलेशन बनाने के लिए। टॉप 3 मटेरियल्स बताओ जो लोग बेच सकते हैं आपको, जो अभी आप खरीदोगे। देखो इंडिया से जो है हम लोग बहुत टाइल्स खरीदते हैं, इंडिया से हम लैमिनेट्स खरीदते, इंडिया से काफी सैनिटरी आइटम्स हम खरीदते। तो मुझे बेचना है तो आप पहला डील, सेकंड डील, थर्ड डील जो है ना, उसमें आप कॉस्ट नहीं सोचो, आप कॉस्ट टू कॉस्ट या बिलो कॉस्ट थोड़ा बेचो, एक रिलेशनशिप बनाओ, अपने आप पैसा बनाओगे। एंड इसमें कोई स्पेसिफिक टाइल की कोई कंपनी वगैरह खरीदते हो कि नहीं, आप किसी के लिए भी रेडी हो? बहुत सारी एजेंसीज है, टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं प्रॉपर्टी में आ गया तो मुझे कंपनीज के नाम याद नहीं। मतलब कोई स्पेसिफिक कंपनी खरीदोगी, कोई नया अगर टाइल मैन्युफैक्चरर कोई दूसरी कंपनी का देगा क्वालिटी में तो खरीद लो? नहीं, टाइल के अंदर यू डोंट रिक्वायर अ पर्टिकुलर ब्रांड, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। और कोई भी कोई टाइल वाला आ गया मोरबी से, बोले रिजवान भाई तुम खरीद रहे हो $10 के अंदर, मैं आपको $8 में दूंगा, ले लूंगा उसके पास से। तो मोरबी वाले याद रखो, डेन्यूब को बेचना है प्राइस कम करके बेचो। एंड कितना मिनिमम ऑर्डर प्राइस होता है? काफी सारा होता है, बिकॉज एक आध दो तीन नंबर्स हो ना। एवरी डे इन माय वेयरहाउस 100 कंटेनर्स आर अनलोडेड एंड लोडेड। एक कंटेनर की प्राइस कितनी होती होगी लगभग? टाइल्स की बात करते हैं, चलो टाइल्स की बात करते तो $10,000, $10,000-15,000। 100 कंटेनर डेली मेरे वेयरहाउस के अंदर डेली ऑफलोड हो रहे और अनलोड हो रहे और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सिटीज में जा रहा है। एंड किसी को कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? आपको ईमेल लिखें? परचेस मैनेजर। आओ डेन्यूब में जाओ, मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हूँ मैं। तो आप थोड़ी एंटरटेन करोगे? नहीं, मैं करता हूँ मेरे को ऑनेस्ट $1,00,000 की टाइल बेचनी खरीदो, नहीं करोगे सर आप? मैं यकीन मानो, आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड आई रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ माई मैसेजेस। ऑफ कोर्स माई सेक्रेटरी हेल्प्स मी इन दिस। सेक्रेटरी इज बीन ट्रेन्ड, so she looks at my messages and she knows what to answer. Okay. And then we reply, so that because business में कौन important है कौन नहीं, तो you have to be connected. True. अगर कोई बकवास करता है हेलो सर हाउ आर यू, उसको जवाब नहीं मिलता है। पर कोई irresistible बोलेगा सर मैं ये $10 की टाइल आपको $9 में दूंगा, तो एकदम रिप्लाई कर दो। आगे मिलियंस की बात कर रहे हो तो, और किसी का डेली अगर मिलियंस का बिजनेस है और कोई फिगर आउट कर लेता है ये तरीके से, तो देन इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। रिलेशन बनाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में प्राइस नहीं पूछो, दे दो। एंड डू यू थिंक कि आज कोई भी एंटरप्रेन्योर देख रहा है तो इस मार्केट में भी पॉसिबल है कनेक्शन बनाना? क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, इतने आपके कनेक्शन होंगे, इतनी प्राइस पे दे रहे होंगे कि शायद ही कोई नया एंटर कर पाएगा। मैन्युफैक्चरर कर पाएगा। ओके, मैन्युफैक्चरर कर पाएगा इफ यू वांट टू सेल टू डेन्यूब। अच्छा, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो और आप ट्रेडर हो, मतलब ब्रोकर हो, जिसका मैं ब्रोकर था, तो आप डेन्यूब को नहीं बेच पाओगे। लेकिन डेन्यूब जैसे डेन्यूब के नीचे बहुत छोटे लोग हैं, उनको बेच पाओगे, उसका उतना कनेक्शन नहीं होगा। Fair. तो you don't concentrate to sell on Danube. You concentrate to sell to the smaller people who doesn't have that connection, which you have a better connection. Yeah. और यहाँ तो कोई स्मार्ट इनफ है और उसको पता है कि उसके गांव में, उसके शहर में, कोई इसकी डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा टाइल मैन्युफैक्चरर है, हाँ, और वो ये देख नहीं पा रहा है। लेकिन तुम देख रहे हो और जो इंसान देख रहा है, देन वो उसके पास जाके प्राइस बोलेगा। और बिकॉज इंडिया में भी बहुत सारे जो है वो लोकली सप्लाई कर रहे हैं, हाँ, उसको आइडिया नहीं है कि बाहर कैसे जाके बेचना। तो फिर ये आपका बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस बना, इधर से पैसे बने और बहुत बड़ा बन गया। फिर वहां से रियल एस्टेट में, फिर वहां से डेन्यूब होम स्टार्ट हुआ। Okay. मतलब उस वक्त क्या होता है कि प्रॉपर्टी लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे, तो देखा कि प्रॉपर्टी खुद का जब खरीद रहे हो तो यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज
रिक्वायर्ड टू इंटीरियर्स बनाने के लिए. मतलब कि अगर आप ये घर के अंदर देख रहे हो तो आपको कारपेट चाहिए, कर्टन चाहिए, वॉल पैनल चाहिए, आपको बाथरूम फिटिंग चाहिए. तो घर जब भी आपको मिल रहा था तो उस जब भी आप किराए के रेंट घर पे रहते हो ना तो आपको फर्निशिंग करने की जरूरत नहीं होती. बट खुद का घर अगर होता है ना, अगर वो बिल्डर ने प्रोवाइड नहीं किया है तो यू वांट टू फर्निश इट. यस. एंड यू वांट टू फर्निश इट द बेस्ट. तो हमने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल का तो एक स्टोर बनाया कि पूरा एवरीथिंग यू विल गेट. तो उसी तरह से डेन्यू होम एक स्टोर ऐसा बनाया कि एवरीथिंग इन फर्निशिंग यू गेट अंडर वन रूफ. दैट्स बीन मैनेज्ड बाय माय सन आदिल. तो रिटेल शॉप टाइप बनाया. रिटेल शॉप जैसे आप अगर अमेरिका में घूमे हो तो होम डिपो या B&Q, उसी लेवल पे, उसी बड़ी स्केल पे, उससे छोटे लेवल पे, बट कॉन्सेप्ट वही है. ओके. अमेरिका की मार्केट बड़ी है तो उसके स्टोर्स बड़े बड़े हैं. बट अब हमारा जो वर्षा का स्टोर है वो भी 100,000 स्क्वायर फीट है. तो यहाँ से काफी लोग, इंडिया से लोग लेके जाते हैं वहाँ पे माल. वहाँ पे बिकॉज इंडिया से काफी सस्ता पड़ता है. यहाँ से अगर कंटेनर में डाल के भी लेके जाओगे ना तो इट्स मच चीपर टू टेक इट फ्रॉम हियर एंड देन टू टेक इट फ्रॉम इंडिया. सारे होम मटेरियल, सारे होम, एवरीथिंग व्हाटएवर यू सी इन दिस हाउस, including the mirrors and mixers and outdoor furniture, wallpaper, paints, hardware, sanitary. So variety बहुत ज़्यादा होगी. And कौन सी country से import होता है? Again, all over the world. From USA, from Istanbul, from Canada, from China, from Malaysia, from Indonesia, सब जगह से सामान. तो ये डायरेक्ट अगर इंडिया में लोग ले लें तो डायरेक्ट चाइना से लेंगे तो उनको सस्ता नहीं पड़ेगा? सकते हैं ना. तो लेकिन सबके पास पूरा, देखो डायरेक्ट चाइना से अगर आप घर बना रहे हो तो आप चाइना से पूरा कंटेनर तो नहीं लाओगे ना भाई. आपको तो चाहिए 100 स्क्वायर मीटर टाइल चाहिए. आप बिजनेस कर सकते हो, घर नहीं बना सकते. घर फेयर. और फिर वहां से ये बिल्डिंग्स रियल एस्टेट में आ गए. बट फर्स्ट आइडिया आया कि चलो बिल्डिंग बनाते हैं. किसने दिया ये आइडिया? खुद नहीं. बिल्डिंग बनाने का अभी रियल एस्टेट में घुसना है. अच्छा, बस घुसना है, ट्राई करना है. तो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या ढूंढा? फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने ड्रीम्स बाय डेन्यू ढूंढा. तो विला प्रोजेक्ट था. तो वो स्टार्ट किया हमने. कितने विलास हैं? 170 विलास थे. 500 मिलियन दिरहम्स का प्रोजेक्ट था. पहला प्रोजेक्ट ही 500. इतने पैसे कमा रहे थे कि हो रहा था कि बैंक की हेल्प ली? क्या किया? बैंक की हेल्प मिली. बैंक के बगैर कुछ नहीं हो सकता है. तो 500 मिलियन का प्रोजेक्ट था. 500 मिलियन डालना नहीं था ना. तो ओके, अब मेरे को इसके इकोनॉमिक्स समझ. आपने सोचा कि अब मैं बहुत ही बड़ा गेम खेलता हूँ. मैं एक बड़ा गेम नहीं यार, 500 मिलियन का खेला था. उससे बहुत बड़ा काम कर रहा था मैं. अच्छा, उससे ऑलरेडी बड़ा काम कर रहे थे. 2.5 बिलियन दिरहम, 2.5 बिलियन 3 बिलियन का तो मेरा खाली बिल्डिंग मटेरियल का काम है ना. तो बड़ा गेम था अपने. साल भर में 2.5-3 बिलियन डॉलर हो रहा था आराम से. डॉलर की दिरहम्स? दिरहम बिल्डिंग मटेरियल में. फिर 500 मिलियन दिरहम्स का इतनी बड़ी रिस्क नहीं थी. तो 170 विलास बनाने, कौन से एरिया में बनाने, क्यों बनाने हैं, वो स्टडी किया. विलास. हाँ, तो ये कैसे स्टडी तो किया? किसी को अगर ये बातें लोगों, इफ यू आर इन द मार्केट, आप लोगों से बातें करते हो, उससे मिलते हो, डेवलपर से मिलते हो, फिर बात करते हो क्या करना चाहिए. फिर जो मास्टर डेवलपर है उनसे मिला. रिलेशनशिप तो सबके साथ था बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल सबको सप्लाई करता था. उन्होंने बोला कि रिजवान ये प्लॉट है. फिर बैंकों के पास गया कि देखो ये प्लॉट मिल रहा है, मुझे डेवलपमेंट करना है मुझे. तो लकीली एक ब्रांड डैन्यूब ऑलरेडी बन चुका था मार्केट के अंदर. बिकॉज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल. एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन मार्केटिंग. हमेशा जब भी पैसे नहीं थे ना तो मार्केटिंग के अंदर बहुत पैसा मैंने लगाया. बहुत ज्यादा पैसा लगाया. क्या करते थे? कुछ भी छोटा मोटा मार्केटिंग. मतलब जब भी पैसे नहीं भी थे तभी स्टार्टिंग में मुझे याद है उस एट दैट टाइम, आपको पता है ये 4 व्हील ड्राइव होते थे. 4 व्हील ड्राइव के पीछे एक टायर होता था. और टायर, मैंने कहा ये मुझे मेरा बिल्डिंग मटेरियल फेमस करना है. तो एक आइडिया आया कि इसके ऊपर हम व्हील कवर लगाएंगे. और जिसमें लिखा था डैन्यूब बिल्डिंग मटेरियल कंपनी. ओके, 1000 टायर प्रिंट किया हमने. 1000 गाड़ी पूरे शहर के अंदर लेके घूम रही है. डैन्यूब बिल्डिंग मटेरियल कंपनी, डैन्यूब बिल्डिंग मटेरियल कंपनी. पूरे दुबई में, पूरे दुबई के अंदर, पूरे UAE के अंदर, दुबई, अबू धाबी. तो इसी तरह से दूसरा 1000 प्रिंट किया, तीसरा 1000 प्रिंट किया. तो इस तरह से हमने बेचा. और कौन से और क्या किया ब्रांडिंग के लिए? क्योंकि मार्केटिंग में खर्चा करते थे आप. मार्केटिंग के अंदर खर्चा मतलब कि जो भी पुरानी गाड़ी होती थी वो खरीद लेते थे. उसके ऊपर ब्रांडिंग करते थे. पूरी कार को पेंट कर दिया. पूरे पार को पेंट कर दिया. और सिग्नल के पहले एक राइट हैंड साइड पे खड़ी करते थे ताकि वो सिग्नल पे नजर आवे. नाइस. तो पुलिस ऑब्जेक्ट नहीं करती थी? बाद में ऑब्जेक्शन आया. ये तो साला मजा, एक गाड़ी नहीं है तो ये 15-20 गाड़ी लगा के बैठा हुआ है. तो फाइन लगा कुछ नहीं. उसने बोला हटाओ या तो पैसे दो. सो नाउ कमिंग बैक टू आपका मार्केटिंग ब्रेन की वजह से आपको लगा कि मैं 170 विलास बेच दूंगा, राइट? बट उससे पहले जैसे लैंड चूज करते हो, अपॉर्चुनिटी चूज करते हो,
कोई नया बिल्डर अगर देख रहा है या कोई नया इंसान है जिसको यूएई में इन्वेस्ट करना है या वो सोच रहा है मैं इधर बिल्डिंग्स बनाऊंगा या मैं कुछ काम करूंगा, किस रीजन से, कौन से 2-3 फैक्टर्स है जो आप कंसिडर करते हो बिफोर परचेजिंग अ लैंड, या फर्स्ट टाइम जो आपने करा था तब क्या फैक्टर्स आपने कंसिडर किए थे? लोकेशन आप ढूंढो ऐसी जो अच्छी लोकेशन होए. डोंट गो इन ए रिमोट लोकेशन जहाँ पे ऑलरेडी स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है. ऐसी जगह पे आप अपना लोकेशन ढूंढो, वहाँ पे प्लॉट लो, बिल्डिंग बनाओ, जरूर बिकेगी आपकी. पर आज ऐसी लोकेशंस अवेलेबल होंगी? बिल्कुल अवेलेबल है. थोड़ा प्राइस महंगा है लेकिन अवेलेबल है. आज भी हैं, देयर आज आर भी अवेलेबल है. opportunities. But do you think that you got first movers advantage? Definitely. At that particular time, I wouldn't say I was the first mover, but yes, I was movers. But when I was there, when I entered the market, I was still late because there were a lot of competition at that particular time. And that is the reason we had to brainstorm कि how do I fight against this competition. So we came out with this special plan of 1% per month. Because हमने क्या देखा जब हम प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आए, तो everybody is selling property. All these big people who are there, the sharks who are there already before me, and they are selling big properties, 4 million, 5 million, 10 million का विला बेच रहे हैं वो लोग. और उसको कैसे मैं compete करूं? So then I realized that 85 to 90% of the population which lives in the UAE are expat population. उनको अपना घर खरीदना है, बट दे कैन नॉट बाय द हाउस बिकॉज उनको कोई ऑफ लैंड प्रॉपर्टी के अंदर लोन नहीं देगा. तो उनको कैसे, फर्स्ट इज द टारगेट मार्केट यू ऑल एस्टैब्लिश के तुम इसको घर दोगे. अभी इनको लोन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे तुम? तो मैंने बैंकों से बात किया कि देखो मेरा ये प्लान है, मैं एडवांस इनसे लूंगा और इनको मैं 1% पर मंथ पे घर देना चाहता हूँ. तो शुरू में तो बैंक को थोड़ा लगा अजीब के. मैंने उनको समझाया कि देखो आपका इसके अंदर रिस्क नहीं है, बिकॉज मैं 20% डाउन पेमेंट ले रहा हूँ प्लस 1% ले रहा हूँ, तो अगर वो डिफॉल्ट भी कर दिया तो 30-35% उसने मुझे ऑलरेडी दे दिया है. तो रिस्क है थोड़ा सा, बट इट्स नॉट मेजर रिस्क. तो मुझे करने दो उस पैसे. उस बेसिस पे हमने 1 बिल्डिंग लॉन्च की, 2 बिल्डिंग लॉन्च की, पैसा आने लगा. और एडवांटेज क्या है कि विद दिस 1% पेमेंट प्लान आई वाज सेलिंग टू द एक्सपैट्स हु वांटेड टू बाय देयर फर्स्ट हाउस. एंड फॉर देम अगर उसने 25% 30% डाल दिया, उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम है. तो कहीं से भी वो पैसा लाके देगा और अपना पैसा पूरा करेगा. अगर कोई अमीर आदमी को बेच रहा हूं तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा कि 25-30% मेरी एक प्रॉपर्टी में और कहीं कमा लूंगा. लेकिन जो सैलरीड वाला बंदा है जिसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50 लाख रुपए लगा दिए, 60 लाख रुपए, वो कभी वो 50 लाख 60 लाख रुपए जाने नहीं देगा. इंटरेस्टिंग. एंड ये तो आप बहुत आगे बढ़ गए. पहले मुझे बताओ 500 मिलियन दिरहम का प्रोजेक्ट, कितने पैसे अपफ्रंट लगाने पड़ते हैं वो लैंड खरीदने के? अरे यार पूरा धंधा सीख लोगे क्या? प्लॉट खरीदना पड़ा 170 मिलियन का. ओके. और उसमें से 170 अपफ्रंट देना पड़ा? बैंक से मिल गया तुमको. ओके. तो उसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगा? 170 बैंक से पूरा मिल गया था. अच्छा, जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर जीरो इन्वेस्टमेंट. वाओ, बिकॉज़ ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल कनेक्शन. तो ये 170 मिलियन का आपको मिल गया. फिर जैसे मैंने लॉन्च किया, क्रेडिबिलिटी की वजह से विला भी बिक गया 1 महीने के अंदर. सारे विला बेच दिए. डेन्यूब का नाम अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छा था उस वक्त. आज तो बहुत ही अच्छा है. एक तो क्रेडिबिलिटी थी, सेकेंड थिंग पेमेंट प्लान था, और प्राइस फैक्टर था. जो बड़े बड़े विलास बेच रहे थे हम लोगों ने छोटा प्राइस रखा. हमने कितने रुपए का एक विला? 2.5 मिलियन दिरहम का एक विला रखा था. 2.5 मिलियन का कोई नहीं बेच रहा था? कोई नहीं बेच रहा था. एंड 2.5 मिलियन में अपफ्रंट कितना देना पड़ रहा था लोगों को? 20%, 50 लाख. एंड फिर हर महीने 1%? 1%. अगले 5 साल 10 साल 15 साल तक जब तक होगा. कितने 10 ईयर्स के लिए? 7 ईयर्स के लिए. एंड इस स्कीम को मार्केट कैसे किया? ये तो स्कीम आ गया, दिस इज गोल्डन स्कीम फॉर पीपल. पूरे टाउन को रेट कर दिया. मतलब इतना होर्डिंग ले लिया. एक बजट था, मुझे पता है कि 500 मिलियन दिरहम का है बजट. मुझे 5% इसमें मार्केटिंग में डालना है. मतलब 25 मिलियन दिरहम का मैंने मार्केटिंग कर दिया. फिर बिल्डिंग लॉन्च किए, अपार्टमेंट लॉन्च किए, दूसरा अपार्टमेंट लॉन्च किए. इस तरह से आज की तारीख में वी हैव लॉन्च 33 प्रोजेक्ट्स, आउट ऑफ विच 16 डिलीवर्ड एंड 15 ऑन द फ्लोर. तो ये आपका सबसे बड़ा जो सेलिंग पॉइंट है, यू सेड 1%, राइट? और आपको 1% मैन कैसे जानते? और कोई बिल्डर आज भी नहीं देता ये? आज भी और कोई बिल्डर ये 1% प्लान? ऑफ कोर्स काफी लोगों ने फॉलो किया, काफी लोगों ने कॉपी किया. बट द फर्स्ट मूवर इज ऑलवेज द बेनिफिशियल. जो भी आप पहला काम करो is always you get the benefit. So today I am known as the 1% man, and I marketed myself also as the 1% man of Dubai. And not initially the plan was only to sell in UAE or Dubai. But this 1% we made it very global. इस तरह से मार्केट किया ग्लोबली
कि दुबई में अगर प्रॉपर्टी 1% में दे रहा है तो सिर्फ डैन्यूब। अभी भी जैसे अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं और अब 1% में सब देते हैं, अभी भी क्यों खरीदते हैं फिर लोग आपसे? बाकी लोग दे रहे, हाँ, एक भरोसा है ना, यू हैव दैट क्रेडिबिलिटी विच डैन्यूब हैज। न्यू डेवलपर अगर आके 1% मुझे कॉपी करेगा, वो उसको टाइम लगेगा बेचने के लिए। एक यू नो व्हेन यू आर बाइंग दैट फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी, और जब भी आप पहली बार खरीदते हो तो वो एक अपनी बहुत बड़ी रकम लगा रहे हो। यू आर पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट इनटू द जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी। मेरे जो बायर्स है वो मोस्टली सब इतने रिच लोग नहीं है, जो जिसको अफोर्डेबल खरीदना है और जिसको 1% में खरीदना है। तो वो सोचता है कि यार दूसरा बंदा भी बेच रहा है 1% के अंदर, शायद मेरे 5% कम भी देता होगा वो। बट शुड आई रिस्क or should I go with Mr. Rizwan Sajan, who has already delivered so many buildings, who is here in the market for so many 30 years? So I have still the majority of the advantage of this 1%. because of this trust that you have Absolutely. gained. Okay. And 30 years का ट्रस्ट, खाली ये 10 साल का ट्रस्ट नहीं, 30 years से 20 साल से बिल्डिंग मेटल भी बेचते आ रहा हूँ। तो मैक्सिमम आपके जो बायर्स हैं, यू विल से दैट दोज आर कंज्यूमर बायर्स, मोस्टली कंज्यूमर बायर्स, कि वो अपने रहने के लिए खरीदते अपने नहीं, अपने रहने के लिए या अपने को और रेंट पे चढ़ाने वाले। मतलब लॉट ऑफ नाउ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कमिंग, दे वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई and they want to invest and get a higher rental and get a appreciation, which Dubai is giving you. Dubai gives you 8% appreciation, 8% rental return and 15 to 20% every year appreciation. So तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन बायर्स को, एक जो खुद के रहने के लिए ले रहा है, एक जो रेंटल पे चढ़ाने के लिए, और एक जो सिर्फ खरीद के चाहता है कि थोड़ा टाइम बाद में वापस बेच दूंगा। करेक्ट, राइट। तो तीनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज, तीनों में को 100 में से बताओ कितने लोग हैं परसेंटेज? आई वुड से रेंटल वाले ज्यादा है, जो मैं लेके रेंट पे डालूंगा 50-60% आते हैं, 50-60% आएगा। एंड देन रहने वाले 20-25% जो है वो खुद ही रहेगा, 30% रहेगा, और बाकी जो 10-15% है फ्लिप करेगा। तो वो बल्क बायर्स हो। सो दोज आर योर मेजर इन्वेस्टर्स। या नहीं, सिंगल इन्वेस्टर भी वो भी सोचता है कि मैं लूंगा और बेच दूंगा। ओके, नाउ अब दुबई में इतने सारे बिल्डर्स हैं, राइट? हर जगह आप देखो XYZ नेम्स ही नेम, और दुबई में बड़ा फैंसी एक तरीका है कि बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा नाम लिख देते हैं, राइट? देयर इज MR, देयर इज दमैक, देयर इज 20 अदर, हर जगह देखो बड़े बड़े नाम लिखते हैं। जब भी आप दुबई में उतरो, या इंडिया में भी रहते हो, तो आजकल तो सब इंडिया के ब्रोकर्स भी सभी बेच रहे हैं, राइट? आपको रोज एक नया ब्रोशर आता है जिसमें हज़ारों टाइप की स्कीम्स हैं, हज़ारों टाइप की एमिनिटीज़ हैं, और सब ऐसा लगता है कि वाओ, लाइक ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। ऐसे ऐसे बिल्डर्स के नाम जो कभी पता भी नहीं, और ऐसे बिल्डर्स के नाम जो पता भी है, राइट? इतने सारे कंपटीशन में कोई कैसे डिसाइड करे कि मैं डैन्यूब की ये वाली प्रॉपर्टी पे ही इन्वेस्ट करूंगा, कहीं और नहीं करूंगा? व्हाई? तो राज, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, आपने मुझे सही बताया, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, मोर देन 500 डेवलपर्स टुडे इन दुबई। प्राउडली आई एम सेइंग दैट डैन्यूब इज द नंबर 6 डेवलपर इन द होल ऑफ दुबई। नंबर 6 पे आता है मेरा नंबर, और उस नंबर 6 में 3 आर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ओनर्स। So in the private developers, we are the number 3rd. Wow. Okay. Now this has not come automatically on work. We have really worked hard to ensure that we give the best of the quality. और पेमेंट प्लान जो मैंने आपको बताया, सबसे अच्छा पेमेंट प्लान दिया है। फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये अपार्टमेंट ये पूरा फर्निश करके देता हूँ, जो मेरा डैन्यूब होम आपको करके देता है। एमिनिटीज, अगर आप बोलते हैं बहुत सारी एमिनिटीज देते हैं, बिल्डिंग के अंदर कोई एमिनिटी नहीं दे रहा है, 40 to 50 एमिनिटीज देते हैं हम। इतनी सारी एमिनिटीज देते हैं कि डॉक्टर ऑन कॉल भी अंदर है, नॉन ऑन बोर्ड भी है, अदर देन दी आपको पूरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो स्पोर्ट्स के एमिनिटीज है, या सोना है, स्टीम है, सलून है, स्पा है, ये सब है। 40 to 50 एमिनिटीज वी प्रोवाइड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिल्डिंग। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट, 1% पेमेंट प्लान एंड बिफोर टाइम डिलीवरी। एंड उसके बाद आपकी जब भी प्रॉपर्टी रेडी होती है ना, मैंने बोला ना 50-60% आर द इंटरनेशनल बायर्स हु वांट्स टू पुट इट ऑन रेंट। वी हैव अ कंपनी विल टेक केयर योर प्रॉपर्टी एंड पुट इट ऑन रेंट। Then the building is managed by my own company, which means after you have bought the building from me, I want to ensure that the facility management also is done by our own building. It's not to make money from that building, but to ensure that the building की जो स्टैंडर्ड है वो इतना मेंटेन करे कि अंदर आप बिल्डिंग के अंदर जाओ, क्लीनलीनेस, उसका जो खुशबू आनी चाहिए बिल्डिंग के अंदर, जो कोई प्रॉब्लम आया तो इमीडिएटली अटेंड करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो। तो दिस 360 डिग्री सोल्यूशन जो है ना, वो कोई नहीं ऑफर करता है। और जब भी प्रॉपर्टी बायर आता है ना, मुझे बोलते हैं सर डिस्काउंट दे दो मुझे, तो उसको मैं बोलता हूँ पूरा दुबई पूरा घूम के आओ,
and then you come and buy from me. And we don't offer discount. And trust me, people come and buy from me because they know that this man will going to deliver, this man is going to deliver me value, and the property which I will get is going to be the best. And one more thing, after you get all these amenities and furnishing and all that, the rental return which you get on the property which you buy from me is the highest rental return which you get in that area from any other developer. ये आप डूबेजल पे चेक कर लेना, जो बिल्डिंग पे रेंटल रिटर्न आपको किसी और प्रॉपर्टी डेवलपर का क्या रेंटल रिटर्न है, और वो बड़ी बात नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग, व्हेन यू आर गोइंग टू रेंट एन अपार्टमेंट, आप क्या देखोगे कि मेरे फर्नीचर मिल गया, मुझे फर्नीचर का टेंशन नहीं है, मुझे एम्यूनिटीज मिल गया, तो मेरे बच्चे लोग ज़्यादा बीइंग ऑन नेटफ्लिक्स और बीइंग ऑन टीवी देख रहा है और फालतू टाइम पास कर रहा है, उसकी जगह वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर। आज मदर फादर किसी के पास टाइम नहीं है कि उसको लेके जावे कोई खेलने के लिए और जगह पे कैंपस में, तो बिल्डिंग के अंदर ही आपको पेडल टेनिस दिया हुआ है, लॉन्ग टेनिस दिया हुआ है, फुटबॉल दिया है, वॉलीबॉल दिया है, क्रिकेट दिया है, सब स्पोर्टिंग एक्टिविटीज दिया हुआ है। लेडीज के लिए भी जो एक्टिविटी चाहिए दे दिया हुआ है। स्विमिंग पूल इतने 2-3 टाइप के अलग अलग, जकूजी दिया हुआ है, स्टीम दिया हुआ है। तो इतने सारी एक्टिविटी देने के बाद एक सोचता है यार बंदा, व्हाई शुड आई स्टे इन एनी अदर बिल्डिंग, एंड दैट गेट्स द हाईएस्ट रेंटल। बट ये और कोई नहीं देता इतनी एमिनिटीज? कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, इतनी सारी एमिनिटीज कोई नहीं देता है। और हम लोग ढूंढते हैं, सेक्रेटरी भी है हमारे ऑफिस के अंदर कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो सेक्रेटरी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स और गेटिंग द फाइल्स डन फॉर यू और फोटोकॉपीज एंड ऑल दैट। ये जो एमिनिटीज आप देते हो, सेक्रेटरी, नैनी, डॉक्टर ऑन कॉल, ये कोई भी नहीं देता? इस प्राइस पे कोई नहीं देता? ये प्राइस के ऊपर नहीं, कोई नहीं देता है। डॉक्टर ऑन कॉल, आपने सुना है डॉक्टर ऑन कॉल, एमिनिटीज इन द बिल्डिंग? नो, व्हाई डू आई हैव अ डॉक्टर ऑन कॉल? Because in the building you have old people staying, you have a children staying in the building. रातों रात आपको जरूरत पड़ गई यार, डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर को एक रूम दे दिया है, बैठ गया उधर, तो आपका मेंटेनेंस ज्यादा होता होगा ना लोगों से फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम मेंटेनेंस व्हाट इज being offered by the other standard. Because I'm not making money out of that, on that amenities which I am providing, facility which I am providing. पर आप ऐसा क्या कर रहे हो कि फिर दूसरे लोग नहीं कर पा रहे? इस प्राइस पे आप ये क्यों डिलीवर कर पा रहे हैं? मुझे हमारी कंपनी में ऐसा एक वैल्यू बनाना है कि अगर आपने एक बार डेन्यूब का माल लिया ना, और आप कहीं जाओगे नहीं। आज ओके, आई वुड से ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आज आप एमिरेट्स एयरलाइन ट्रैवल करते हो, क्या आप और कोई एयरलाइन विदाउट नेमिंग एनीबॉडी ट्रैवल करने को पसंद करोगे? क्यों? रेयरली एक दो होंगे उनके कंपटीशन, बाकी क्यों नहीं अटेंड करोगे? बिकॉज दे पैम्पर यू, दे गिव यू दैट फैसिलिटी, दे मेक यू फील लाइक ए किंग, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू क्रिएट इन डेन्यूब. That we make the customer feel like a king. They make you, offer you so many things. Agreed. But Emirates का comes with a price. Emirates बाकी सबसे बहुत महंगी है अभी। हाँ, स्टार्टिंग क्या तभी नहीं थी, हो सकता है आगे भी मेरा पड़ेगा। तो हमारा जो सिंपल फॉर्मूला है, आई एम नॉट सेलिंग अपार्टमेंट, आई एम सेलिंग ए लाइफस्टाइल, which eventually my price will be higher in the future. But right now, my price is much lower than the other big developers in the market. So ये establish कर दिया दुबई में, if किसी को आना है तो you are the best option, ठीक है? And let's go by your words, and मैं रिसर्च करूंगा इसके बारे में और ज़्यादा जाके, कंपैरिजन एनालिसिस निकालूंगा और डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। You're okay with that? Yeah, I am 100% okay with that. You find out everything under one roof. When I'm talking about payment plan, you're talking about amenities, and you're talking about a fully furnished apartment and delivery before time. And taking care of your property, getting the highest rental in the area. All this you compare under one roof. Yes, you may find small developers who have come here and there, they may try to copy. You need to compare with the top 10 developers. Of course. कितना टाइम लगेगा यहाँ से number 1 non-government बनने में? See, I'll tell you something. I'm not into this race of number 1, number 2. True. Nor I want to be today. I'm a very calculative player that way. Okay, you will say कि यार तुम तो रिस्क लेते हो, you are not a calculative player. I believe in selling and okay, I'll put it another way. Very calculative player. करने के लिए तो बहुत easy है ये. मैं फटाफट लैंड लेना चालू करूँ और माल बेचना चालू करूँ और नंबर. But I don't want to do that. I want to go at my speed. Make sure I buy a proper plot, sell that plot, put that on construction, deliver before time, and move forward. Now, there are 2 ways of doing this business.
इधर यू धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लॉन्च लेते जाओ, करते जाओ, और माल बेचते जाओ और प्रोजेक्ट चलते जाएगा. उसके अंदर दो चीज सिनारी में हो सकती है. नंबर वन, if the market drops for any reason, you are stuck with enough inventory which you have not sold, and you end up into a lot of debts. Secondly, if you launch too many projects at a time, you are not able to construct and deliver the projects on time. Both the scenario I don't want. So I don't want to be racing, go into the race. I would go at my speed, and I know people around me are going at much faster speed then probably one should go. तो मैं अपना स्पीड, मैंने सबको, मैंने मीटिंग में, लास्ट मीटिंग में कहा मुझे नहीं भागना है. I told my son also the same thing. I would go at my speed, ensure that the customer gets very good value, very good material so that he keeps buying from me. Even if the market is down, we will be selling and nobody else will be selling. आज के रिजवान भाई बोल रहे हैं, कुवैत वाले रिजवान भाई नहीं बोलते. नहीं, because ये बिजनेस जो है ना प्रॉपर्टी का, ये बहुत ही यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेट. और मैंने ज़िंदगी में अप डाउन बहुत देखे हैं. और मेरे दादा ने मुझे सिखाया था, जो जिसके साथ मैं कुवैत में काम किया था, उसके पास मैंने, दादा ने मुझे जॉब दी थी, कि लॉट ऑफ पीपल लिव रिच इन दिस वर्ल्ड बट वेरी फ्यू पीपल डाई रिच इन दिस वर्ल्ड. तो मुझे उस वक्त तो बात समझ नहीं आई. दादा तू क्या बोल रहा है, अगर तू पैसे वाला है, वो मैं तो उसके साथ नौकरी करता था. इफ यू आर रिच यू गोइंग टू बी रिच. ही सेज व्हेन यू बिकम रिच यू मेक ऑल दिस रॉन्ग डिसीजंस टू ट्राई एंड बिकम मोर रिचर, and you lose overnight and you die rich and you die poor. So I don't want to die poor, I want to die rich, and for that reason I don't want to be hungry for the race game which we are talking about. कभी डर लगता है? Of course. क्या सबसे बड़ा डर है? कभी भी डर लगता है ना. इसी बिजनेस ऐसा है, जैसे मैं कोविड था, कोविड जब भी आ गया बहुत बुरी सिचुएशन में था हम लोग, बिकॉज माल पड़ा हुआ है, डेट ले रखा है, कस्टमर माल ले नहीं रहा है और पैसे दे नहीं रहा है, माल सामने से जहाँ ऑलरेडी ऑर्डर किया है वो आ रहा है, सैलरीज जा रही है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है. और मुझे लगा अभी तो ये जो बनाया हुआ है पूरा रातों रात खत्म हो जाएगा 1-2 साल के अंदर. बट उस वक्त भी हिम्मत ऐसे की, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट किया कि आई एम नॉट गोइंग टू फायर ए सिंगल पर्सन इन माय कंपनी. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस. आई अनाउंस्ड इट, एक भी बंदे को मैं फायर नहीं करूंगा. सो दैट गिव द कॉन्फिडेंस टू द पीपल हु आर वर्किंग विद मी कि हमारी जॉब यहाँ पे सिक्योर है. Second thing, I did not cut a single salary. Now you say how I was managing. Of course, पैसे थे मेरे पास, कुछ पूरे balances थे निकाले. I paid to all my employees. And luckily for me, I was in Dubai. So the COVID did not last longer compared to the other countries in the world. In 6 months, we were bounced back. Okay, did not bounce back 100%, but we were doing our business, we were managing somehow. And the best part is, when we bounced back, we made the next year the highest profit which I have ever made in my whole 30 years. Because why? The employees जिसको एक भरोसा दिया गया मैंने कि बाबा आपकी जॉब नहीं जाएगा, आपका सैलरी नहीं कटेगा, they all went all out और इतना पैसा कमा के दिया मुझे कि आज भी वो लोग बेचारे याद करते हैं और मैं भी उनको याद करता हूँ और आज भी ऑफकोर्स कमा के दे रहे. लेकिन उस जोश के अंदर जो किया ना उन्होंने, बहुत बेचा. Whenever I have started my business or whenever I launched a building, I always calculate the loss which I will going to take in that, not the profit which I will make. मतलब आज मैंने 500 मिलियन, जैसे तुम बोला फर्स्ट प्रोजेक्ट में क्या था, 500 मिलियन, 170 मिलियन मुझे लगाना पड़ा था जो मैंने बैंक से उधार लिया था. 170 मिलियन मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 500 मिलियन का प्रोजेक्ट जो मैं 170 मिलियन से लोन मैंने बैंक से लिया था, अगर वो फेल होता है मेरा, will I be able to pay back that 170 million? Yes, I would have, because I have made that money in the building material over the years. So I always calculate the loss which I am going to make and then I will put my step forward. Fair. So today also the same formula I apply. मैं जो भी बिल्डिंग खड़ा करता हूँ, एक पर्टिकुलर मुझे पता है कि इतना इसके अंदर लॉस हो सकता है, प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करता हूँ. लॉस कितना होगा फॉर एनी रीजन, अगर कोलैप्स होता है, कैन आई सस्टेन दैट? कैन यू? एंड दैट्स व्हाट आई डू. व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन दुबई? क्या है दुबई में ऐसा खास
जिसके से मैं यहाँ पैसा लगाऊं, क्योंकि इंडिया, अभी सब बोलते हैं कि इंडिया नेक्स्ट बिग थिंग है अराउंड द वर्ल्ड। बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, हर इकोनॉमिक एक्सपर्ट सब बात कर रहे हैं कि अगले 10 साल गोल्डन एरा है फॉर इंडिया। एब्सोल्युटली। और वहाँ पे सबसे तेजी से ग्रोथ होगी। नो डाउट। तो फिर मैं इंडिया में ही पैसा लगाऊं ना, मेरा पैसा निकाल के मैं दुबई में क्यों लगाऊंगा? ओके, 2 रीजंस। एक तो एज ए बिजनेसमैन और एज ए वर्किंग मैन, you should never keep all your eggs in one basket. You should always diversify into another basket where you feel कि ये सेफ है। यहाँ पे यहाँ का जो लाइफस्टाइल है compared to India is very very different. When I say lifestyle, यहाँ की सड़कें, यहाँ का जो पोल्यूशन, पॉपुलेशन, हम लोग यहाँ पे मौज में यार, बहुत मस्ती में है। आज पूरे बॉलीवुड पूरा यहाँ के आके इन्वेस्ट कर रहा है, पूरा स्पोर्ट्समैन इधर आके इन्वेस्ट कर रहा है। उनके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे बिजनेसमैन इधर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। बट यूएई, व्हेन यू कम टू दुबई, यू फील, स्पेशली फॉर द इंडियन, यू फील लाइक यू आर एट सेकेंड होम। आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकम टैक्स नहीं है। आपको कितना भी पैसा कमाओ आप, पूरा आपका है पैसा। आपका कोई एक्स्ट्रा टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने 2 रुपये का चीज 3 रुपये में बेचा, 2 करोड़ का चीज 3 करोड़ में बेचा और बाद में आपको 1 करोड़ जो प्रॉफिट बनाया उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। वो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है आपके पास। दैट इज वन थिंग। उसके अलावा हॉस्पिटल्स, यहाँ पे द बेस्ट हॉस्पिटल, जिसे मैंने कोविड के अंदर बताया, आपका रोड सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग सिस्टम्स, यहाँ पे 15,000 के आसपास बसेज है, सॉरी टैक्सीज है, 1500 बसेज है, मेट्रो 55 मेट्रो स्टेशन है, और ट्राम स्टेशन 11 ट्राम स्टेशन है। और सबसे बड़ी बात, एयर टैक्सीज, अगले साल एयर टैक्सीज आएगी। द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी थिंकिंग सो मच इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे आपके पास हर एक के लिए एजुकेशन सिस्टम है। मतलब आपको आईबी में पढ़ना है, इंडियन सिलेबस में पढ़ना है, यूएस की यूनिवर्सिटीज है, अमेरिका की, सॉरी यूके की यूनिवर्सिटीज है, अरबिक यूनिवर्सिटीज है और अरबिक स्कूल्स है। तो जो भी लेवल पे आपको पढ़ाई करना है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज है। कॉस्ट वाइज भी महंगा नहीं है। मैक्सिमम 1000 दिरहम से नीचे आपका एक कॉस्ट है एक बच्चे को स्कूल में डालना है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, आपको 10 किलोमीटर जाना है, अगर आप यूरोप में 10 किलोमीटर घूमो एक टैक्सी के अंदर, तो मैं समझता हूँ 20, 25, $30, $40 आप दोगे। दुबई के अंदर आप टैक्सी में घूमेंगे 10 किलोमीटर, यू आर पेइंग लेस देन $10। पर ओवरऑल ये सारी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, इतनी एमिनिटीज दे रहे हैं और इतना ज़्यादा कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी तो महंगे हैं। नहीं है ना कंपेयर टू इंडिया, बहुत महंगा है ना इधर। कौन से एक्सपेंसेस महंगे हैं मुझे बताओ। आई एम आस्किंग यू, रेंटल्स महंगा होगा। रेंटल इंडिया में महंगा है। यहाँ से इंडिया, यहाँ बांद्रा में घर लेने जाओ, आप बांद्रा बहुत एक्सपेंसिव एरिया को कंपेयर कर रहे हो। बांद्रा वन ऑफ द टॉप एरियाज को कंपेयर कर रहे हो इधर से। अच्छा, बांद्रा तो ओके, दुबई के इंडिया में भी अगर आप घर लेना जाओगे तो आप अंधेरी में लेना, चलो बांद्रा को भूल जाओ, अंधेरी ठीक है। अंधेरी में आप 1 बेडरूम का 2 बेडरूम का अपार्टमेंट, आपको रेंटल कितने का, 40-50 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, मिनिमम देना पड़ेगा। 50, तो मैं बॉम्बे का हूँ इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 40-50, तो 2,000 दिरहम हो गया महीने का। उससे महंगा है, लेकिन आप कमा भी तो दिरहम में कमा। यहाँ पे आपको 50,000 रुपए की जगह पे आपको ₹1,00,000 देना पड़ेगा। यहाँ कमाने की अपॉर्चुनिटीज है इतनी, बहुत है। कोई अगर ये देख रहा है और वो चाहता है कि चलो मैं कन्विंस हो गया, मैं दुबई जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बेटर लाइफ क्वालिटी है या यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इनकम टैक्स कम लगेगा, बट कमाऊंगा कहाँ से? कौन सी 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ है जो यंग लोग इधर आके स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ उनको पैसे बनेंगे? व्हाट डू यू सी टुडे? ओके, द बिगेस्ट एडवांटेज इन दुबई इज यू आर ग्लोबली कनेक्टेड। तो अगर आपको कुछ सामान बेचना है यहाँ पे, तो आप सिर्फ दुबई में नहीं बेच रहे हो। जैसे मैं आज प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, पहले मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ दुबई को बेचूंगा, बट टुडे द होल वर्ल्ड इज बाइंग फ्रॉम मी। 190 कंट्रीज ऑफ द पीपल आर बाइंग फ्रॉम मी। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन भी बेचना है तो आप मोबाइल फ़ोन पूरी दुनिया में बेच सकोगे। जूता बेचना है तो पूरी दुनिया के लोग आपके। रेस्टोरेंट चालू करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे, आप रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलती आपको। कल मैं जुमा में रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने के लिए, वहाँ टेबल नहीं मिला, पहचान था तो टेबल मुझे मिल गया, बट अदरवाइज ऑन ए वीक डे जुमा के अंदर नो कुछ एग्जीबिशन चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। इतने लोग यहाँ पे आते दुनिया भर के,
जो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाना था, मॉल, शॉपिंग मॉल्स के अंदर इतने लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए. तो जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो, यू आर कनेक्टिंग टू द होल वर्ल्ड. द बाइंग पावर इज वेरी गुड ओवर हियर. अग्रीड. अब मैं आपको इससे थोड़ा और नुआंस करके क्वेश्चन पूछता हूँ. अगर रिजवान भाई को सब जीरो से स्टार्ट करना हो और आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, दुबई आप लेके आओ और दुबई में 1 करोड़ रुपए से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे? 1 करोड़ रुपया है मेरे पास. मैं क्या करूँगा पता है? सबसे सिंपल, एक दुकान खोलूंगा और प्रॉपर्टी बेचूंगा ब्रोकरेज में. क्यों? वाई प्रॉपर्टी बेचूंगा? बताओ. प्रॉपर्टी के अंदर दुबई 5% कमीशन देता है, जो आपको इंडिया में भी नहीं मिलता है. इंडिया में अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो 2%, 3% बड़ी मुश्किल से मिलता है. यहाँ डेवलपर लोग ब्रोकर को बोलते हैं भाई 5% ले ले, अगर ज्यादा माल बेचेगा तो 6% भी ले ले. दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. अच्छा, दुकान खोलने के लिए आपको प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए? आपको एक रेंट पे दुकान चाहिए, एक शॉप, मतलब एक लाइसेंस चाहिए, और एक यू रिक्वायर 1 प्लेस प्रीमाइसेस एंड यू रिक्वायर 5-10 गुड सेल्स पर्सन एंड ए मार्केटिंग पर्सन हु विल गेट यू द लीड्स. तो सबसे बेस्ट बिजनेस में उठ से प्रॉपर्टी खोलना. वो धंधा मैं जानता हूँ. ठीक है. इतने सारे ब्रोकरेजेस में आप कैसे जीतोगे? डिजिटल आप लीड लोगे और यू गेट द राइट पीपल हु नोज टू कन्वर्ट द डिजिटल. Because once you have a brokerage, you are not only selling Danube, you are selling for everybody. So, because दुनिया again coming back to the same point कि इतने सारे डेवलपर है, आप कैसे जीतोगे? अगर आपका मार्केटिंग कैंपेन सही है, आपका डिजिटल कैंपेन सही है, आपका सेल्समैन सही है, which this is a basic thing which you will take care of it. आपके पास कस्टमर दुनिया भर के यहाँ पे, in your hand, you need to put that jewel. Got it. And अगर अपन आगे मूव करते हैं, सबसे डिफिकल्ट चीज क्या होती है रियल एस्टेट बिजनेस में? इतने 12 साल में सबसे टफ चैलेंज क्या फेस किया? मोस्ट डिफिकल्ट चीज फॉर एनी डेवलपर इज टू सेल योर प्रोजेक्ट. मींस अपार्टमेंट आपका बेचना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग व्हिच मेनी ऑफ द अदर देन द टॉप डेवलपर्स, मेनी ऑफ देम स्ट्रगल. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बाबा तुम कैसे बेचोगे माल को? तो अब मुझे एक एक करके स्ट्रैटेजीज बताओ कैसे बेचते हो आप. पहली तो आपने बताया कि पूरे दुबई में पेंट कर दिया आपने. सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है ब्रांडिंग में सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है आपको? डिजिटल मार्केटिंग. अदर मार्केटिंग इज ब्रांड अवेयरनेस, बट डिजिटल मार्केटिंग है जिसके अंदर लीड मिलती है, उसको कन्वर्शन होगा तो ROI उसका सबसे ज्यादा है. टुडे बहुत हेवीली आप उसमें इन्वेस्ट करते हो. एंड और कौन सी क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने यूज करी है? कोई आप बताओ. जैसे आपने यूरिनल्स बता दिया, पेंट रेड बता दिया, टायर बता दिया. तो अभी हम एक नया स्ट्रैटेजी है. वी आर signed up with Kartik Aryan as our next brand ambassador. और एक नया कैंपेन चालू कर रहे हैं जिसका नाम है डैन्यूब है ना. मतलब कोई भी चीज आपको चाहिए, जैसे आपने फॉक की एडवर्टाइजमेंट देखी थी, क्या चल रहा है? फॉक चल रहा है. तो कुछ भी चाहिए आपको, डैन्यूब है ना. सो दैट इज दी वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट. खाली प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल में डैन्यूब है ना. आपको शावर पैनल लेना है, डैन्यूब है ना. तो घर से रिलेटेड या बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, डैन्यूब है ना. और खाली क्यों, फिर वो एक टाइम वंस यू मार्केट दैट प्रोडक्ट, शादी करनी है, डैन्यूब है ना. अच्छा. एंड क्यों चूज किया कार्तिक आर्यन को? कितने सारे और सेलिब्रिटीज हैं, व्हाई हिम? बिकॉज ही इज अ एस्टैब्लिश्ड स्टार, बट ही इज स्टिल ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड. आई पर्सनली फील आई लाइक कार्तिक. यू नो व्हाई? बिकॉज अगर आप कंपेयर करो कार्तिक आर्यन टू अदर बॉलीवुड स्टार्स, अगर कोई पिक्चर में लेते हो उसको एज अ हीरो, इतना मेहनत करता हो प्रमोशन के लिए, मैंने नहीं देखा है कि किसी एक्टर को इतना प्रमोशन में मेहनत करते हुए. अभी आप उसकी भूल भुलैया लगी थी, एक एक गांव में गया, एक एक शहर के अंदर गया और उसने उसको प्रमोट किया. एंड टुडे ही कुड compete with one of the biggest movies which came along with his movie. Okay, here's a last question I have, right? And it's a very important one, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जो सेल्फ मेड लोग होते हैं उनसे पूछने में. कि वो कहीं बहुत छोटी जगह से आते हैं एंड देन वो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन जाते हैं, लाखों करोड़ों खरबों रुपए का अपना एम्पायर बना देते हैं, राइट? कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो डार्क रियलिटी आपकी इंडस्ट्री के बारे में जो आप जो आप चाहते हो कि किसी को नहीं पता चले? Dark reality is don't over leverage yourself, and market in real estate can go up down. आज दुबई ऊपर है, कल कोई रीजन से market can start falling.
And that is the biggest dark reality. And majority of the people make that biggest mistake, that when the market is going up, they get carried away and they over leverage themselves. And these are the people who gets into trouble. And when I want to do this, I always remember my uncle's word. I want to live rich and I want to die rich. So I would never want to leverage myself in such a way कि कहीं चला जाए. Perfect. Thank you, Raj. It was amazing to chat with you. You are a wonderful person. What you have achieved in your life is very inspiring. At your age, on 28 years, I am impressed with you. In fact, I used to tell my marketing people, "Ye bulao ye bande ko yaar," and I'm happy that you are here and we are able to converse. It was an honor knowing you as a person, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा. It felt like a very good chat. मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक बिल्डर को नहीं, मैं एक इंसान को जान रहा हूँ. और मुझे वो सबसे अच्छी बात लगी, that you were open and you just shared everything about it, even the emotional side about dad and relationships and family and every opinion. So thank you so much for doing that. अगर किसी को कोई ये सुन रहा है जो सप्लायर है टिंडर का सॉरी टिंडर बोल रहा ये रिकॉर्ड कर ले. नहीं भाई साहब टिंडर पे बहुत है. नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ. टिम्बर का प्लाईवुड यार सॉरी, हमारी जनरेशन थोड़ा अलग. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और बेहतर से बेहतर गेस्ट लाते रहें और बड़ा करते जाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बड़े और बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे. जो आपने देखा है कि वो होता आया है और आगे भी होता जाएगा. एंड हम डिटरमाइंड है, हम इस मिशन पे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इस एपिसोड से चेंज आएगा, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा. बिकॉज वन एपिसोड कैन टर्न अराउंड समवन्स होल लाइफ. थैंक यू सो मच. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.